अगर जीवन में समस्याएं आती हैं तो उसका ज्योतिषीय समाधान लिखा है, क्योंकि ज्योतिष की रचना ही इसीलिए की गई। तो ऐसे कई लोग हैं जो सेम डे पैदा होते हैं, बट उनकी किस्मतें बिल्कुल अलग होती हैं। हर दिन का एक अलग योग होता है। जैसे वृद्धि योग, कोई बच्चा अगर इस वृद्धि योग में पैदा हो जाए, सौभाग्य योग में कोई लड़की पैदा हो जाए, शुभ योग में कोई लड़का या लड़की पैदा हो जाए, तो ऐसा बच्चा अपने घर परिवार के लिए ही नहीं, अपने एरिया के लिए भी बड़ा भाग्यशाली होता है। राहु और केतु से इतना लोग डरते क्यों हैं? हर व्यक्ति को सचेत होना पड़ेगा कि अगर राहु की दशा और केतु की दशा चल रही है तो सबसे पहले कहते हैं सूर्य जिसके भाग्य में हो उसका भाग्य बहुत ही उच्च होता है। नॉर्थ में कुबेर जी का वास होता है। कुबेर यानी कि जो धन के देवता है। अगर वहां पर टॉयलेट बनी हुई है, रसोई घर बनी हुई है, स्टोर बना हुआ है या कोई भी डंप यार्ड बना हुआ है, तो पैसा जितना मर्जी आप कमा लीजिए, मेरी क्या किसी की भी जितनी मर्जी रेमेडी कर लीजिए, पैसा आएगा, लेकिन आपके घर में नॉर्थ में दोष होने की वजह से वो वापस से चला गया। ऑडियंस को लाइव कुछ प्रैक्टिकल चीजें दिखाते हैं। मैं चाहती हूँ हमें केस स्टडी उठाएं। देखिए, मुकेश अंबानी जी की कुंडली वृश्चिक लगन है और अनिल अंबानी जी की जो कुंडली है वो मकर लगन है। वृश्चिक लगन के बारे में मैं बता दूं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी वृश्चिक लगन में पैदा हुए। जब जिद करोगे तो बर्बाद भी कर देंगे, लेकिन सरेंडर रहोगे ना तो आपकी सोच से भी ज्यादा आपको दे देंगे। हमारे घर में भी बहुत बोलते हैं कि नजर लग गई, इसको नजर लगी। नजर लगती है सच्ची में? कहते हैं सितारों का खेल कभी हमारे साथ ही खेल कर जाता है, और हम हमेशा इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं कि हमारी जिंदगी में अब क्या होगा, या शायद इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि ये जिंदगी में नहीं है तो उसको कैसे हासिल किया जाए। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ना, आपने एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे जिसमें बताते हैं ग्रहों की दशा ऐसी है, ऐसा क्यों होता है, पर यहाँ हम क्यों पे ज्यादा सवाल नहीं उठाएंगे, यहाँ हम क्या कर सकते हैं यानी रेमेडीज पे ज्यादा बात करेंगे, ताकि सबको ये पॉडकास्ट बेनिफिशियल लगे, यूजफुल लगे, और आप ये रेमेडीज अपनी लाइफ में भी यूज कर सकें और अपनी लाइफ को और खुशहाल बना सकें। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं, बट एक लाइफ डिजाइनर है, और ये भी हम उनसे पूछने वाले हैं कि लाइफ डिजाइनर का क्या मतलब है उनके लिए। तो आइए बात करते हैं एस एस्ट्रोलॉजिस्ट से, कुणाल कुमार जी। थैंक यू कुणाल जी, आप आए हमारे शो पे। मेरे शो का नाम समझे क्या है, तो आज मैं चाहती हूँ आप हमारी ऑडियंस को ये समझा दें कि कुंडली में कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन शायद निकल सकता है। जी देखिए, मनुष्य के जीवन में आप ऐसे समझ लीजिए कि दिन है तो रात भी है। रात का महत्व भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दिन की इम्पोर्टेंस भी किसी भी रूप में कम नहीं है। कि जीवन में अगर आज हम हेल्थ को लेकर के पीड़ित हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, भूख लगती है तो खाना खाने के लिए, बाहर हैं तो किसी ढाबे पे रेस्टोरेंट में जाते हैं, घर है तो घर पे चले जाते हैं। तो ऐसे ही अगर जीवन में समस्याएं आती हैं तो उसका ज्योतिषीय समाधान लिखा है, क्योंकि ज्योतिष की रचना ही इसीलिए की गई, इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में इसीलिए मिलता है। और ज्योतिष की रचना भृगु संहिता के रूप में इसीलिए की गई थी कि जब कलयुग में मनुष्य परेशान होगा, अपनी समस्याओं से उसको मुक्ति नहीं मिल रही होगी, तो ज्योतिष के माध्यम से वो अपने बारे में जान सके और समस्याओं का समाधान कर सके। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि आजकल हम जब परेशानी में होते हैं, अक्सर हमें परेशानी में ही ज्योतिषी याद आते हैं, तो हम लोग तो अपनी कुंडली के हिसाब से, वो हमें कुंडली के हिसाब से कुछ समझा देते हैं और बता देते हैं कि ये प्रॉब्लम है। पर क्या ज्योतिष उससे ज़्यादा डीप है? जैसे लगन हो गए, कोई ये सब चीज़ें नहीं समझाता किसी को जब उनको अपनी लाइफ की एक ट्रैजेक्टरी या पाथ समझाना हो, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मैं बहुत लोगों को अगर सुनता हूं या सुना है कभी या देखता हूं, तो जैसे अभी आपने भी बहुत बार किसी को सुना होगा, देखा होगा, तो सबसे पहले हम कोई भी बात करें कि इसकी एक बार जन्म कुंडली देखनी है या दिखानी है या इसकी बारे में समझना है, तो लोग क्या करते हैं कि जन्म कुंडली की डिटेल्स डाली, अरे तुम्हारी कुंडली में जो है राहु, केतु, शनि, ये सब लगन पे पहुंच जाते हैं और बताना शुरू कर देते हैं। बट इससे पहले तो संपूर्ण ज्ञान अभी छुपा हुआ है। किस रूप में?
जिसके बारे में मैंने आज तक किसी को जिक्र करते नहीं देखा। सबसे पहले आप इस दुनिया में क्यों आई, आपके इस दुनिया में आने के पीछे ईश्वरीय उद्देश्य क्या है, आपको इस दुनिया में क्यों आना था, आप इस घर में क्यों पैदा हुई, आप स्त्री के रूप में क्यों पैदा हुई, आपके प्रारब्ध क्या थे, क्या भोगना है आपने। तो ये सब पता चलता है कि आप किस दिन पैदा हुई हैं, किस दिन, यानी कि 30 दिन में, अगर एक महीने को हम 30 दिन, तो उनमें योग आते हैं। हर दिन का एक अलग योग होता है। जैसे वृद्धि योग, कोई बच्चा अगर इस वृद्धि योग में पैदा हो जाए, सौभाग्य योग में कोई लड़की पैदा हो जाए, शुभ योग में कोई लड़का या लड़की पैदा हो जाए, तो ऐसा बच्चा अपने घर परिवार के लिए ही नहीं अपितु अपने एरिया के लिए भी बड़ा भाग्यशाली होता है। अच्छा। वो बच्चा अगर वृद्धि योग का बच्चा किसी ऐसी दुकान में चला जाए जो दुकान खाली पड़ी हुई है, जैसी वो एंट्री करेगा उसके थोड़ी देर के बाद रेस्टोरेंट में जाएगा, थोड़ी देर के बाद वो रेस्टोरेंट भरना चालू हो जाएगा, वो दुकान में कस्टमर बढ़ जाएंगे। ये तो फिल्मों में ही देखा हमने ज्यादातर। ये रियलिटी में, क्योंकि हमें पता नहीं ना, हमने कभी इसको क्योंकि पता नहीं था, इसलिए हमने समझना भी नहीं चाहा। तो सबसे पहले देखना चाहिए कि बच्चा क्या योग में पैदा हुआ है। कभी कभी आपने कहावत सुनी होगी, अरे पता नहीं यार ये बच्चा क्या योग लेके आया है, पैदा होते ही पूरे घर के कुटुंब के वारे नारे हो गए। ये सुना है कि नहीं? बिल्कुल। ये लड़की पता नहीं क्या भाग, क्या योग लेके आई है कि इस लड़की से शादी हुई और इस खानदान की तो तकदीर बदल गई। ये तो सुना होगा कि नहीं? बिल्कुल। तो वो कौन से योग होते हैं? वृद्धि योग, शुभ योग, आयुष्मान योग, सुकर्मन योग, इंद्र योग, वज्र योग, यही तो योग होते हैं। प्रीति योग, शोभन योग। इन योगों में कोई भी बच्चा जब पैदा होता है, जन्म लेता है, तो वो उस परिवार की तो किस्मत को बदलता ही है, पूरे परिवार कुटुंब के लिए भी बड़ा भाग्यशाली होता है। और सभी को ये सचेत करना चाहूंगा, ये बताना चाहूंगा कि आपको जाने अनजाने पता ही नहीं है और आप ऐसे बच्चे का अपमान कर देते हो, ऐसे बच्चे से ईर्ष्या कर लेते हो, ऐसे बच्चे के बारे में बुरा सोचते हो, तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, आज ऐसा किसी बच्चा जो इस योग में पैदा हुआ है और मैं उसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ, उसकी चुगली कर रहा हूँ, उसके बारे में बुरा बोल रहा हूँ, तो सिर्फ मैं ही नहीं, वो मेरे पूरे परिवार के लिए भी नेगेटिव इफेक्ट करता है। तो हमें 100 बार ये सोच समझ के किसी के बारे में बुरा बोलना चाहिए कि कहीं वो ऐसे योग में तो पैदा नहीं हुआ, कहीं करने तो गए थे बुराई और अपना ही नुकसान लेके आ गए। पर कुमार जी एक बात बताओ, आपने कहा हर दिन का एक योग होता है, हर दिन का, तो ऐसे कई लोग हैं जो सेम डे पैदा होते हैं बट उनकी किस्मतें बिल्कुल अलग होती हैं। देखो योग, मैं फिर बताता हूं कि योग हर दिन में, आज अगर इस भारत में कोई भी बच्चा पैदा होगा ना, तो वो योग सेम होगा। योग के बाद देखा जाता है नक्षत्र, कि बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। बहुत सारे नक्षत्र बहुत फलदायक होते हैं, पर कभी कभी आपने ये भी सुना होगा कि ये मूलों में हुआ है। सुना है कि नहीं? मूल का बच्चा जो है माता पिता के लिए भारी होता है, मूल का बच्चा परिवार कुटुंब के लिए भारी होता है। पुराने समय में क्या होता था, आपका पूरा नाम क्या है? समृति ग्रोवर। समृति ग्रोवर। समृति जी, पुराने समय में आपको पता नहीं कि पता होगा कि नहीं, जब राजा महाराजाओं के बच्चे पैदा होते थे तो राजा अपने बच्चे को देखने नहीं जाते थे, राजा अपने बच्चे का टेवा बनवाते थे। टेवा बनवा के कुल पुरोहित को बुलाया जाता था और उससे उसके बारे में समझते थे। तब कुल पुरोहित बताते थे कि आप ये जो बच्चा है, ये स्टार्स तो बहुत अच्छे हैं, कुंडली तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये मूलों में पैदा हुआ है, तो इसके जब तक मूल शांत ना हो आप उस बच्चे की शक्ल ना देखें, आप उसको ना देखें, नहीं तो वो आपके लिए भी अनर्थकारी साबित होगा और इस राज्य के लिए भी कल को कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है। इसलिए इसको जब तक इसके मूल शांत हो, इसको ननिहाल भेज दिया जाए। या तो ननिहाल भेजते थे या आश्रम में भेज देते थे, राज्य से बाहर उसको भेज देते थे। और जब वो मूल उतरते थे, यानी कि आज जो नक्षत्र है, जैसे रेवती, अश्लेषा, ये जो नक्षत्र हैं ये बुध के नक्षत्र हैं। केतु के अश्वनी, मघा और जो मूल है वो केतु का नक्षत्र है। तो इन बच्चों में जो बच्चे पैदा होते हैं वो मूलों में काउंट होते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए कहा जाता था। तो आज जो नक्षत्र है, आज अगर रेवती नक्षत्र है तो ठीक 27वें दिन वो दोबारा आएगा, क्योंकि 27 ही टोटल नक्षत्र हैं। तो उसकी पूजा वो 27वें दिन, 27 गांव का पानी इकट्ठा किया जाता था, 27 पेड़ों के पत्ते लाए जाते थे, 27 गांव की मिट्टी मंगाई जाती थी, फिर उसको
उसको गर्म किया जाता था, उसके पानी से बच्चे को स्नान कराया जाता था, तब उसके बाद वो बच्चा। और एक और चीज मैं बता दूं कि अगर पिता 27 दिन तक अपने बच्चे की शक्ल ना देखे तो भी वो दोष खत्म हो जाता था, लेकिन आज के समय में तो ऐसा हो नहीं रहा है। ट्रू, आज के समय पता ही भी नहीं होता शायद लोगों तो को। जो जन्म है स्मृति जी, वो जो जन्म जितने भी बच्चे ले रहे हैं, देखो अच्छे योग में तो पैदा हो गए, पर प्रारब्ध सबके अलग अलग हैं। सब ने अपने जीवन में कुछ पाप कर्म भी किए होंगे, कुछ पुण्य कर्म भी किए होंगे। अच्छे घर में पैदा होना, छोटे घर में, बड़े घर में, राजा के घर में, भिखारी के घर में, ये सब प्रारब्ध है, अपने कर्मों का फल है। एक जैसी कुंडली तो लेके पैदा हो गए, अच्छे योग तो लेके पैदा हो गए, लेकिन प्रारब्ध अभी जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे जो जो बच्चे जिस घर में भी हैं, अपने अपने लेवल के अनुसार वो तरक्की करते जाएंगे, अपने अपने लेवल के अनुसार उस घर में खुशहाली या दुख लेकर के आएंगे। एक बात बताइए कुमार जी, ये राहु और केतु से इतना लोग डरते क्यों है? मतलब इनको इतना इतना ऐसे कहते हैं ना, वो घोस्ट ऐसे कहते हैं ना, एकदम बनाया हुआ है ऐसे। हो सकता है हो ऐसी चीज भी, देखिए बट इसकी जो राहु की जो स्टोरी है वो तो आपको पता होगी। हाँ, समुद्र बिल्कुल। मंथन में एक जब समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक राक्षस ने ये देख लिया था कि ये जो मोहिनी रूप जो धारण किए हुए स्त्री है, ये हमें अमृत पिला रही है, हमें तो शरबत पिला रही है और उनको अमृत पिला रही है। तो उसने देव रूप धारण करके उनकी पंक्ति में बैठ गए और अमृत का पान कर लिया जी। तो सूर्य भगवान और चंद्र देवता ने मोहिनी रूपी भगवान विष्णु को इशारे से बता दिया। तब उन्होंने अपने सुदर्शन से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। तो राहु जो है वो क्योंकि अमृत कंठ तक चला गया था, नाभि तक चला गया था, तो वो अमर हो गया था, अब मृत्यु हो नहीं सकती थी। तो बाद में इनको छायाग्रहों की उपाधि दे दी गई। छायाग्रह यानी कि किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। राहु और केतु स्मृति जी, ये दोनों ऐसे ग्रह हैं, सिर्फ इनको ना समझना जरूरी है। अगर आपने समझ लिया ना, अब सारे ग्रहों से ज्यादा इंपॉर्टेंस इन्हीं को देने लग जाओगे। अच्छा। इनका अपना नेचर है। ये जब भी महादशा में, राहु जब भी महादशा में आता है तो 18 साल के लिए आता है, केतु महादशा में आता है 7 साल के लिए आता है। सबकी दशाओं में अंतरदशाएं अलग अलग होती हैं, पर महादशा इतने साल की है। राहु 18 साल, केतु 7 साल। तो राहु 18 को हम आधे में विभाजित करते हैं, 9 साल राहु व्यक्ति को भिखारी बना देते हैं, फिर बाद के 9 साल में भिखारी से राजा बना देते हैं। अगर 9 साल में भिखारी से राजा बनाया तो बाद में राजा से भिखारी बना के जाते हैं। ये इनका नेचर है। जो लेते हैं उसको दे के जाते हैं और जो देते हैं उसको लेकर के जाते हैं, और साथ ही साथ 18 साल की सीख दे जाते हैं कि तुमने क्या बोया और क्या पाया। सपने दिखाते हैं, क्योंकि राहु का है हमारी बुद्धि में, हमारे शरीर में ये कहां इफेक्ट करता है, हमारे मस्तिष्क को सबसे पहले जकड़ता है। डर, भूत प्रेत हो या डर हो या घबराहट हो या इंट्यूशन हो या एंजाइटी हो, सर दर्द, मलेरिया, ये सब राहु के सिम्टम्स हैं। अच्छा। हमारे परिवार में दादा का विचार राहु से और नाना का विचार केतु से किया जाता है। तो इसमें क्या, अगर किसी की ये महादशा चल रही है या कोई ऐसा समय चल रहा है जो टफ है, तो उसमें क्या आप उपाय बता सकते हैं? क्योंकि ये एपिसोड हमने रेमेडीज पे सोचा है। हाँ। देखिए, राहु और केतु का बहुत बढ़िया उपाय है। अगर राहु की दशा आपके ऊपर चल रही है, हर व्यक्ति को सचेत होना पड़ेगा कि अगर राहु की दशा और केतु की दशा चल रही है तो सबसे पहले किसी को भी भटकाना बंद कर दें, किसी की भी चुगली करना बंद कर दें, झूठ बोलना बंद कर दें, किसी को भी कष्ट पहुंचाना, अपनी बातों से, जरूरी नहीं कि आप थप्पड़ मार के या डंडे से मार के किसी को कष्ट पहुंचाओ, कभी कभी अपनी कटु भाषा से भी किसी को आप कष्ट पहुंचा देते हो, चोट पहुंचा देते हो, और वो कष्ट, वो चोट थप्पड़ से भी, एक मूवी थी ना, हाँ, थप्पड़ से डर नहीं लगता, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है, प्यार से डर लगता है। तो ऐसे ही राहु केतु का व्यक्तित्व है कि ये जो दोनों ग्रह हैं, इनके लिए हम सबसे पहले तो हमें अपने अंदर चेंज लाना चाहिए कि अगर हम किसी की चुगली कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, तो हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को कष्ट पहुंचा रहे हैं, किसी के लिए कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तो हम इनको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो उसका रिटर्न बैक ये, हमें जितना एक्टिवेट इसको करते जाएंगे ना,
ये उतना नुकसान हमें पहुंचाएगा। तो सबसे पहले व्यक्ति को शांत हो जाना चाहिए, पेशेंस अपने अंदर ले आनी चाहिए। जब भी महादशा या अंतरदशा इनकी आए, जितना पेशेंस रहेगा, जितना आप भगवान की शरण में मेडिटेशन करोगे, उतना अच्छा है। राहु की दशा का बड़ा प्यारा उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को एवरीडे 10 मिनट्स महामृत्युंजय का पाठ करना चाहिए, क्योंकि राहु शिव के अधीन है। जब भी व्यक्ति महामृत्युंजय का पाठ करता है तो राहु उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी प्रभावी नहीं हो पाते। ट्यूसडे और सैटरडे को चमेली के तेल का दीपक जलाएं। ट्यूसडे और सैटरडे को चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। राहु कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब घर से निकलें तो अपनी दादा या दादी अगर हैं तो उनके चरणों को स्पर्श करके निकलें, या अपने पितरों का स्मरण करके अपना राइट पांव घर से बाहर निकालें। राहु की दशा में, अंतरदशा में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो राहु का है। केतु के लिए, केतु मेडिटेट करते हैं, केतु सिर्फ धड़ है, मेडिटेशन करते हैं, तपस्वी हैं। तो कोई भी एक अच्छी बुक्स जैसे सुख सागर हो गई, या आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं, ऐसा कोई भी धर्म के से जुड़े हुए हैं, अपने धर्म का कोई ग्रंथ अपने घर में ला करके रख लीजिए और उसका डेली एक पाठ करने लग जाइए। तो केतु आपको कभी नुकसान नहीं देंगे, उल्टा आपके ज्ञान को अपने शरीर में उससे मेडिटेट करने लगेंगे। और केसर का तिलक लगाने लग जाइए। अगर कोई भगवान को मानता है तो गणेश जी की आरती, क्योंकि केतु के जो इष्ट देव हैं वो गणेश भगवान है। और केतु जहां पर केसर लगा हो वहां कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। जिस घर में केसर होगा, जिस बेडरूम में केसर होगा, जिस व्यक्ति के सिरहाने केसर होएगा, उसके ऊपर कभी केतु प्रभावी। मैं बहुत लोगों को ये रेमेडी देता हूं और ये इतनी प्रैक्टिकल रेमेडी है कि जब भी जिसको मैंने दी है, बताई है, उसको बड़े अच्छे दुर्लभ, आज मैं खुद भी इसको अपनी वाइफ के लिए भी या अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, जो अपने लिए जिस रेमेडी का प्रयोग करता हो, सोचो वो कितनी प्यारी रेमेडी होगी। और इसमें कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, कहीं पर आप बाहर पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। केसर का तिलक, गणेश जी की आरती, और केतु के जो गुरु हैं वो हैं बृहस्पति। पीली चीजों का दान करते रहें, केतु के जो कष्ट हैं वो चले जाएंगे। पीले वस्त्र का दान कर दिया, कभी केसर आपने किसी मंदिर में दान कर दिया, कभी आपने केले खरीदे, बच्चों के, छोटी छोटी लड़कियां जो होती हैं, बच्चे जो होते हैं मंदिर के बाहर, आपने वो खिला दिए। तो ये इतने दुर्लभ उपाय हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इनको करे तो उसके रिजल्ट उसको महीनों में नहीं, दिनों में नहीं, उसी दिन देखने को मिल जाएंगे। इतने प्यारे उपाय हैं। एक सूर्य का रोल थोड़ा समझाइए, क्योंकि कहते हैं सूर्य जिसके भाग्य में हो उसका भाग्य बहुत ही उच्च होता है। हाँ, देखिए सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। सूर्य सारे ग्रहों के राजा हैं। सूर्य से ही प्रकाशवान होते हैं और अपना प्रभाव डालते हैं। अगर सूरज निकलना बंद कर दें तो सारे ग्रह निर्जीव हैं, जीरो हैं। सूर्य के बाद दूसरा कोई सबसे पावरफुल ग्रह है जो इफेक्ट करता है, वो है चंद्रमा। लेकिन आपने सूर्य से रिलेटेड सवाल किया, तो सूर्य का मैं व्यक्तित्व बता दूं कि हमारे शरीर में जो सूर्य है वो आत्मा के रूप में है, हमारे हार्ट के रूप में। अगर आत्मा हमारे शरीर से निकल जाए फिर लाइफ ही नहीं। फिर सारे ग्रह किसी भी रूप में हमारी बॉडी में क्यों ना हो, फिर तो लाइफ खत्म हो गई। फिर ये ग्रह क्या करेंगे, ये अपने आप सब अपने अपने घर को चले जाएंगे। बट सूर्य का रोल सभी के जीवन में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारे शरीर में हमारी आत्मा है, हमारे घर में हमारे पिता हैं। पिता के बिना तो जन्म बच्चे का हो ही नहीं सकता ना। और इस ब्रह्मांड में सूर्य नारायण के रूप में है ही। अब बहुत लोग हैं, मैंने किसी को बोला कि सूर्य आपका खराब, अरे मैं सूर्य को जी जल देता हूँ। मैंने कहा और क्या करते हो, घर में कौन कौन है? कि मम्मी है, पापा हैं, भाई है, बहन है, वाइफ है, 2 बच्चे हैं। मैंने कहा पापा के साथ आपका रिलेशन, कि पापा मेरी बातें नहीं सुनते, मैं भी उनकी बातें नहीं सुनता। मैंने कहा आप अब सूर्य को कितना मर्जी जल देते रहिए, आपका सूर्य ठीक नहीं हो सकता। सूर्य तो दूर है, कोसों दूर है हमसे। जैसे हम हैं ऐसी पृथ्वी पर 650 करोड़ की आबादी है अप्रोक्स। तो आप ये देखो स्मृति जी कि हम अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, और भी चढ़ा रहे होंगे, हो सकता है कि आज वो किसी और में भी बिजी हो। सूर्य हर घर में जा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने पिता प्रत्यक्ष सूर्य के रूप में अपना प्रतिनिधित्व छोड़ा हुआ है।
आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ या ना चढ़ाओ, वो आपसे नाराज नहीं होंगे, उसका फल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। लेकिन अगर आपने अपने पिता के चरणों को स्पर्श कर लिया, पिता को एवरीडे पानी पिलाना आरंभ कर दिया ना, सूर्य आपकी हर विश को पूरा कर देंगे। वाह, यही ये रेमेडी इससे है। बढ़िया उपाय इस धरती पे कोई नहीं हो सकता। और आपके शरीर में जो आत्मा है ये सूर्य है। अपने आत्मा में, अपनी अंतरात्मा में आप डिस्कशन करें। आप एवरीडे जब, क्योंकि मन रावण है और सीता आत्मा है, ये मन रूपी रावण सीता रूपी आत्मा को रोज हरण करता है। तब ये राम रूपी पुरुष इस भक्ति रूपी हनुमान की मदद से मन रूपी रावण से सीता रूपी आत्मा को रोज मुक्त कराता है। यानी कि हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं पर हृदय हमारा समझाता है। आत्मा हमारी समझाती है कि आत्मा कहते हैं धिक्कारती है। आत्मा कहती है कि इस पर तेरी दृष्टि ठीक नहीं है, ये तेरी नहीं है, इस पर तेरा अधिकार नहीं है, इसको छोड़ दे, इसको भूल जा। पर मन तो मन है, रावण है ना, हरण फिर भी कर लेता है। आत्मा जब मर जाती है ना किसी व्यक्ति की, तब वो पाप करने से कभी छूटता नहीं है। फिर वो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, फिर पाप वो करता है। लेकिन एक दिन उसका रावण की तरीके से अंत होता है, क्योंकि ये राम रूपी पुरुष है। ये जब आप जितना मर्जी पाप करते रहो, कभी तो अति होगी। जिस दिन अति होगी उस दिन आपका अंत निश्चित है। तो जो हमारी जो आत्मा है वो सूर्य है। तो सूर्य के लिए अपनी आत्मा को शुद्ध रखे, किसी के प्रति गलत विचार उत्पन्न ना होने दे, किसी के मन में कटुता ना, किसी की चीजें, किसी के प्रति आपके अंदर अपने वैमनस भाव, खराब भाव आपके मन में नहीं आने चाहिए। आपकी अंतरात्मा जितनी शुद्ध रहेगी उतना आपका सूर्य ठीक रहेगा। तो एक आई थिंक दुनिया में सबको ये प्रॉब्लम होती है, सबको पैसा कमाना है, सबको ज़िंदगी में पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए, और उसके लिए वो मेहनत भी करता है, हर तरीके के जतन भी करता है। तो अगर किसी को पैसा चाहिए या अपनी ज़िंदगी में एक कहते हैं ना, एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफस्टाइल हो जिसमें पैसा आ रहा हो और ठीक से ज़िंदगी चले, उसमें क्या एक इंसान को करना चाहिए? अभी आई एम श्योर हर एक का जो कुंडली या भाग्य होता है उसके हिसाब से डिफरेंट चीज स्टेजेस होंगी उसकी लाइफ में, बट कोई ऐसे उपाय आप बता सकते हो जिससे आपके घर में पैसे को लेकर तंगी नहीं होगी? जी देखिए, वैसे तो अगर जन्म कुंडली की बात करें तो सेकंड हाउस धन का घर है। धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्युता, क्रोध, कोष का जाना, जो धन का भाव है ना वो सेकंड है। अब हर व्यक्ति की जन्म कुंडली में अलग अलग राशियां हैं सेकंड हाउस में, और उन राशियों के मालिक किसी के उच्च के बैठे हैं, किसी के नीच के बैठे हैं। बट फिर भी मैं देखता हूं कि जो लोग हैं वो पैसे को कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। किसी के पास आ गया, किसी के पास आने वाला है, किसी के पास आएगा, और किसी के पास आके चला भी गया है। तो इसकी दो चीजें हैं। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकल बात करूं तो भी एक रेमेडी मैं आपको और दर्शकों को बताऊंगा, लेकिन इसके लिए वास्तु का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास पैसा आ गया और आपके नॉर्थ में कुबेर जी का वास होता है। कुबेर यानी कि जो धन के देवता हैं। Okay. अगर वहां पर टॉयलेट बनी हुई है, रसोई घर बनी हुई है, स्टोर बना हुआ है, या कोई भी डंप यार्ड बना हुआ है, तो पैसा जितना मर्जी आप कमा लीजिए, मेरी क्या किसी की भी जितनी मर्जी रेमेडी कर लीजिए, पैसा आएगा। मेहनत करके आ तो गया, लेकिन आपके घर में नॉर्थ में दोष होने की वजह से वो वापस से चला गया, और गया साथ में बीमारी दे गया, स्ट्रेस दे गया। क्योंकि पैसे को कमाने की इतनी खुशी हो या ना हो, उसके खोने का दुख ज्यादा होता है। तो पैसे को कमाने के लिए एक बड़ा प्यारा उपाय है कि जिस व्यक्ति को भी पैसे के लिए जो स्ट्रगल कर रहा है, वो पीले रंग की कोड़ियां, पीले रंग की 9 कोड़ियां ले, एक सफेद रुमाल में डाल के अपनी मदर से या अपनी सिस्टर से या अपनी बेटी के हाथ से एक मुट्ठी चावल और एक चांदी का टुकड़ा लेके उसको अपने बर्थ डेट के दिन अपने लॉकर में रख दे। Okay. या नॉर्थ में रख दे। अगर पूजा घर नॉर्थ में है तो ड्रॉर में रख दे, नहीं तो नॉर्थ के अपने पूजा लॉकर, हमेशा जो छोटे रोजमर्रा वाले लॉकर है ना, वो हमेशा नॉर्थ में रखने चाहिए, वहां पे जाके रख दें। और साथ में अगर आपको कहीं से मिल जाए तो कुबेर जी की मूर्ति, कुबेर जी की प्रतिमा, कोई लगाता नहीं है, अपने लक्ष्मी गणेश जी के साथ में, जो भी आपके मंदिर में लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति उनके साथ में रख दे, और एक कुबेर जी की मूर्ति अपने लॉकर में रख दे। आपका पैसा कभी भी खाली नहीं होगा।
और खराब खाली होने की जो वजहें हैं, जो दोष हैं, अपने आप आपको नॉलेज मिलेगी और आप उनसे बहुत जल्दी मुक्त हो जाओगे। क्योंकि पैसा आए और चला जाए तो उसमें मजा नहीं है, पैसा आए और स्थिर भी रहे। तो ये जो रेमेडी मैंने बताई है स्मृति जी आपको, इससे आपका पैसा बढ़ता भी जाएगा क्षमता अनुसार। देखो दुनिया में पैसे की वर्षा सबके घर में नहीं हो सकती। जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी नीयत, जिसका जैसा विश्वास होगा और जिसकी जितनी मतलब जिसका जो लेवल होगा बिजनेस करने का या जॉब का, उसके अकॉर्डिंग वो अपग्रेड होता जाएगा। आज इस सीढ़ी पे हो तो इस पे पहुंच जाओगे, इस पे हो तो इस पे पहुंच जाओगे, बट सब चीजें आपकी क्षमता अनुसार ही बढ़ेंगे। बट ये जो रेमेडी है हर व्यक्ति को उसकी क्षमता से अपग्रेड करती ही जाएगी। इतना प्यारा उपाय है, जितने भी अपने परिवार के लोगों को या मैंने बताया है तो उनकी लाइफ में बहुत कम समय में उनके चेंजेस आए हैं। और उन्होंने बोला कि कुणाल भैया ये मैंने अपनी चाची को भी करवाया, मैंने अपनी दीदी को भी बताया, उनको भी बहुत फायदा हुआ। तो यही तो हमें चाहिए। कुणाल जी, हेल्थ को लेके क्या रेमेडीज हो सकते हैं? ऑब्वियसली लोगों की अलग अलग हेल्थ की प्रॉब्लम्स होती हैं, बट जनरली जो लोग जैसे कहते हैं ना कि बिस्तर पे पड़ जाते हैं या बार बार बीमार पड़ते हैं, उनको वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं जिससे उनकी हेल्थ थोड़ी बेटर हो सके? देखो ये सवाल बहुत अच्छा है और मैं आपको ये बता दूं कि आज के समय पे सबसे बीमारी की वजह कहीं ना कहीं आपके घर का वास्तु दोष भी है। अच्छा। देखिए ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं मिलता हूं कि उनकी कुंडली देख के लगता है कि इनकी हेल्थ इश्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं उनको बोलता हूं कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है या साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, घर के मुखिया की डेथ होना, उसके पीछे घर का बहुत बड़ा कारण होता है। घर के साउथ वेस्ट में कोई पानी का गड्ढा होगा, पानी की बोर होगी, या रसोई घर होगा, या लिफ्ट का गड्ढा होगा ना साउथ वेस्ट में, तो घर के मुखिया की हेल्थ और मृत्यु तुल्य कष्ट उसको बार बार मिलता रहेगा। एक वास्तु विजिट करने के लिए एक व्यक्ति मुझे बहुत बार बोलता था और एक लेडी थी, वो बोलती थी, तो उसके बाद मैं उनके घर जब वास्तु विजिट करने गया तो घर देखने के बाद साउथ वेस्ट में मैंने देखा उनके घर में पानी की बोर थी। तो मैंने कहा इसको हटा दो, नहीं तो ये आपके पति की मिसहैपनिंग करा सकते। तो उन्होंने बोला कि अभी 1 साल पहले उनकी मृत्यु हुई है। अच्छा। सोचो उस समय मैं इतना इमोशनल हो गया कि मैंने ये सोचा कि अगर 1 साल पहले इन्होंने मुझे बुलाया होता या 1 साल पहले मैं इनके घर में आ गया होता तो शायद आज इनके पति जीवित होते। पर फिर जब मैं घर देख के बाहर निकला, फिर मैंने ये सोचा कि ये तो सब ईश्वर के अनुसार होता है ना। मनुष्य को कब कौन मिलेगा, कब ईश्वर किसका भला करेंगे, ये तो उस व्यक्ति के अपने कर्मों पर निर्भर करता है। बहुत लोग ऐसे हैं उपाय सुन के भी नहीं कर पाते, बहुत लोग उसको समझते हैं पर तब भी नहीं कर पाते। अरे छोड़ो ना, कुछ नहीं होता है, बकवास चीजें। जब बीतती है ना तभी पता चलता है। आज वास्तु या ज्योतिष की हम बात करें ना तो ये बहुत महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन को अपग्रेड करने के लिए। बट ये सारी चीजें विश्वास के साथ काम करती हैं। जब तक आपका विश्वास नहीं होएगा ना तब तक आपको समझ भी तो नहीं आएगा ना कि किससे मेरा बेनिफिट हो रहा है। तो जो हेल्थ के लिए है सबसे ज्यादा जरूरी, हमें घर का वास्तु ठीक करना पड़ेगा कि घर के नॉर्थ ईस्ट में रसोई घर और सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, लिफ्ट नहीं होनी चाहिए, साउथ ईस्ट में पानी नहीं होना चाहिए, टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए, और साउथ वेस्ट में रसोई घर नहीं होना चाहिए। अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में रसोई घर होगा, साउथ वेस्ट में रसोई घर होगा, या साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगी, तो इस घर से बीमारियां कभी जा नहीं सकती। बीमारियों में पैसा खर्च होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और एक दिन पतन हो जाएगा। आज के समय पे व्यक्ति ना बहुत सारे उपायों को करने में लगा रहता है, बट जैसे कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो बहुत वर्क करती हैं। अगर रसोई घर गलत है तो, या टॉयलेट गलत है, तो चीनी मिट्टी के बर्तन में कुछ नमक डाल के रखें। और अगर ये चीजें काम कर रही हैं, आपको लग रहा है कि इन चीजों से आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, धातु के, अष्ट धातु के जो पिरामिड्स हैं उनको अपने घर में रहने वाले सदस्यों के नाम से उनको अभिमंत्रित कराएं, जागृत कराएं। और रसोई घर के, अगर रसोई घर नॉर्थ ईस्ट में है तो उसको साउथ ईस्ट में रख दें। अगर टॉयलेट साउथ ईस्ट में बना हुआ है तो उसको पिरामिड को नॉर्थ वेस्ट में लगा दें। अगर साउथ वेस्ट में रसोई घर है
तो पिरामिड को साउथ वेस्ट में लगा दें। ये बहुत, देखो किसी भी जगह पर कोई चीज गलत है तो उससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो ऊर्जा हमारे घर के ऊपर अपना प्रभाव डालती है, उसी ऊर्जा को मोल्ड करने का, चेंज करने का ये काम करते हैं पिरामिड। बड़ा साइंटिफिक वे है, इसीलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये सब पिरामिड शेप में बने होते हैं। ओके। क्योंकि इनके अंदर एक पावर है, ऊपर से फर्स्ट, नीचे से थर्ड हिस्सा इनकी शक्तियों का केंद्र बिंदु होता है, जो आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके वापस भेज देता है। अब मेडिसिन की बात करते हैं। अगर आपको चाहिए कि मेडिसिन हमारे घर में कम हो जाए या ना आए, तो सबसे पहले तो आपको अपने बेड के जो सिराने आप मेडिसिन रखते हैं ना, उसको हटाना पड़ेगा। जिस घर में बेड के सिराने ड्रॉर में या सिराने मेडिसिन होती हैं, उस घर से कभी दवाइयां खत्म नहीं हो सकती। ये आप सुन लीजिए। और आपको सचेत भी होना होगा, सावधान भी होना होगा कि आप अपने परिवार से प्यार तो करते हैं, लेकिन ये हटा नहीं पा रहे। अरे मम्मी को रात को जरूरत पड़ती है, पापा को, तो कभी खत्म भी नहीं हो पाएंगी। और जब भी आप मेडिसिन खरीदें, देखो आज अभी कोई प्रॉब्लम है, चलो आप मेडिसिन लाए, आप दे दो, लेकिन आप 2 दिन की दवाई लेकर के आओ। उसके बाद मेडिसिन हमेशा कोशिश करें बुधवार के दिन और शनिवार के दिन खरीद के लाएं। बुधवार के दिन और शनिवार के दिन खरीद के लाएं, और लाके 24 घंटे के लिए उनको अपने मंदिर में रख दें। जो भी आपका धर्म स्थान है, जो भी आपकी पूजा है, घर है, जो भी आपका पवित्र स्थान है जहां पूजा करते हो, आप वहीं पे लाके रख दें। और पॉलिथीन में नहीं रखनी, दवाइयों को निकाल के, क्योंकि पॉलिथीन ब्रेकेज होती है, ऊर्जाओं को आवागमन में ब्रेक करती हैं। तो मेडिसिन आप अपने मंदिर में रख दीजिए और उसके बाद आप देना शुरू कर दिए। और दवाइयों को घर के साउथ वेस्ट में रखिए, आपके घर से मेडिसिन धीरे धीरे गायब हो जाएंगी, चाहे कुछ भी बीमारी हो। देखो अगर शुगर हो गई और कुछ हेरिडिटरी इश्यूज हैं, तो इसका तो मैं यही कहूंगा कि अभी जो हो गई वो खत्म तो नहीं हो सकती, लेकिन आगे आपकी नई जनरेशन में ये डेवलप नहीं होएगी, भले ही कितनी भी हेरिडिटरी, कभी कितनी भी जन्मों से क्यों ना चली आ रही हो। उसकी बीमारी की जो परेशानी है, जो भी हेल्थ है इशू है, उसमें कमी आती जाएगी, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो खत्म नहीं हो सकती। तो उसके लिए ये भ्रम भी पैदा करना शायद गलत होएगा कि ऐसा करने से आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूं कि काफी हद तक क्योर करेगी, और इसको प्रैक्टिकली कोई इसमें अलग पैसे थोड़ी ना खर्च हो रहे हैं, एक सजेशन ही तो है। इस सजेशन को मान के, विश्वास करके, पहले तो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया करके चलो देखते हैं, नहीं, मेरी बातों पर तभी मेरी बातों पर तभी बातों को फॉलो, मेरी बातों को तभी फॉलो करें जब आप मेरी बातों पर विश्वास कर रहे हैं। विश्वास करेंगे तो ये विश्वास ही आपको रिजल्ट देगा, वरना सही होने के बाद भी आप मेरी बातों को नहीं मानेंगे, तो अरे तुक्का लग गया होगा। तो हेल्थ से मैं थोड़ा मूव करती हूँ रिलेशनशिप्स पे। तो अगर बाय चांस शादी है और आपके पास उनकी नहीं निभरी, हाँ, तो उसमें कुछ सॉल्यूशंस आप सजेस्ट कर सकते हैं? देखिए वैसे तो बहुत प्यारा, जैसे मैं यहां पर बात करूंगा रुद्राक्ष की। मैरिड लाइफ को इंप्रूव करने के लिए जो सबसे प्यारा उपाय है वो है गौरी शंकर रुद्राक्ष, शिव और पार्वती माता का कॉम्बिनेशन, प्राकृतिक रूप से नेपाली रुद्राक्ष। आप इसको अपने और अपने पति के नाम से अभिमंत्रित कराएं। 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्रों से ये जागृत हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और इसको गले में धारण कर लें। नहीं तो चांदी की गोल डब्बे में सिंदूर में डाल के आप इसको अपने बेडरूम में, अपने ड्रॉर में, साइड टेबल पे या अपने कवर्ड में रख लें। तो ये 90% मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि अगर टूटनी लिखी है ना, ईश्वर ने लिख दी है, तो देखो मैं एक मनुष्य मात्र हूं, लेकिन अगर भगवान ने मेरे पास किसी को भेजा है ना, तो मेरा आज समय जो है वो सबसे टॉप टाइम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आज जितने लोगों को मैं मिल रहा हूं, मैं बता रहा हूं, तो मुझे लगता है कि इनकी किस्मत तो भगवान ने लिख दी है अच्छे वे में, बस मुझे माध्यम बना रहा है। बहुत लोग कहते हैं कुणाल जी आपसे मिला और मेरी जिंदगी बदल गई। मैं ये कहता हूं कि मेरे बहुत बड़े बड़े, पहले मैं इवेंट्स करता था, समागम करता था, लोग ना पाँव छूते थे, मैंने इसलिए वो बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ें बहुत ही, मैं कहता हूँ कि मैं एक मनुष्य हूँ, एक एज ए फ्रेंडली आपके साथ ट्रीट होना चाहता हूँ। मैं एज ए गुरु, एज ए भगवान ट्रीट नहीं होना चाहता, ये मेरा अपना नेचर है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे पाँव छुए।
क्योंकि मैं अपनी सारी लाइफ को जीता हूँ अपने बच्चों के साथ। कभी मैं बाहर विदेशों में भी जाता हूँ, अपनी वाइफ के साथ भी कभी डिनर पे जाता हूँ, घूमता हूँ। मैं तो हर लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। चलो एक काम करते हैं कुणाल जी, थोड़ा अपने ना ऑडियंस को लाइव कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाते हैं। मैं चाहती हूँ हम एक केस स्टडी उठाएं, क्योंकि अक्सर हम लोग जब बातें करते हैं हमारे हमारे भारत में सबसे अमीर आदमी की बहुत बातें होती हैं, तो हम मुकेश अंबानी जी की बहुत बातें करते हैं। वहीं उन्हीं के घर में एक एग्जाम्पल है जो उनके भाई हैं, जो बिल्कुल ही उनसे विपरीत स्थिति में चल रहे हैं। तो अगर हम एक एनालिसिस दिखाएं कि ऐसा क्यों हुआ, ताकि लोग जब अपनी कुंडलियां भी ज्योतिषों से पढ़वाएं या उनसे जब समझ रहे हो तो उनको समझ आए कि ये क्यों ऐसी चीज़ें, या क्यों इस हाउस में अगर ये प्लैनेटरी पोजीशन है तो ये चीज़ें उसमें संभव हो जाती हैं। तो एक प्रैक्टिकल आप कंपैरिजन दिखा सकते हैं दोनों के बीच में। जी 100%। देखो ये स्मृति जी बहुत ही अच्छा सवाल है, और मनुष्य को अपने जीवन में निर्णय कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ओके। क्योंकि कहते हैं कि किसी की भी केस स्टडी उसको सीख देती है। तो ये बात करते हैं अनिल अंबानी जी की और मुकेश अंबानी जी की। देखिए मुकेश अंबानी जी की कुंडली वृश्चिक लगन है, और अनिल अंबानी जी की जो कुंडली है वो मकर लगन है। वृश्चिक लगन के बारे में मैं बता दूं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी वृश्चिक लगन में पैदा हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी। दुनिया के जो 4 सबसे स्ट्रांग लगन है ना, वृषभ लगन, वृश्चिक लगन, कुंभ लगन और सिंह लगन, ये 4 1 बाय 1 सबसे स्ट्रांग लगन है। वृषभ लगन से स्ट्रांग कोई लगन होता नहीं है। उसके बाद वृश्चिक लगन, जो चाहते हैं उसको पा लेते हैं, जो चाहते हैं उसको पा लेते हैं, बिच्छू की तरह होते हैं। ये अपने दुश्मन को भी कभी नहीं छोड़ते, और दम्भी होते हैं, जिद्दी होते हैं, और खतरनाक भी होते हैं कि मन में कोई बात आ जाए। बट वृषभ लगन वाले ईगोस्टिक होते हैं, महानतम होते हैं। ये एक बार आगे बढ़ गए फिर पीछे नहीं आते। आपकी तरफ, आप इनकी तरफ 1 कदम बढ़ रहे हो, ये 10 कदम आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपने 1 कदम इनसे पीछे हटा लिया, ये 100 कदम पीछे, फिर जीवन में दोबारा कभी आपको मौका नहीं देंगे। ये वृषभ लगन वालों का नेचर, व्यक्तित्व होता है। वृषभ लगन वाले निरंतर अपनी तरक्की पर फोकस्ड रहते हैं। इनको इतिहास रचना है और लोगों में अपना नाम, इनको ब्रांड्स का बड़ा शौक होता है, सक्सेस, ऊंची, फेमस, प्रतिष्ठित लाइफ जीने का बड़ा शौक होता है, और ये जीते भी हैं। कम समय में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाले वृषभ लगन वाले लोग होते हैं। ओके। वृश्चिक लगन निरंतर, चाहे उनको सुख मिले ना मिले, लेकिन मेहनत करते रहते हैं और बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। फिर आते हैं कुंभ लगन, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बातें अपने मन में रख लेते हैं, लोगों की बातें सुनते अपने मन में इकट्ठी कर लेते हैं, बट किसी को बताते नहीं है। पर्सनल दोस्त बहुत अच्छे होते हैं ये। तो कुंभ लगन 3rd टॉप लगन है। सिंह लगन मैनेजमेंट वाले होते हैं। तो ये 4 टॉप लगन है। तो जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी कुंडली में अखंड साम्राज्य योग इसमें बनता है। इन्हीं 4 कुंडलियों में ये अखंड साम्राज्य योग बनता, बाकी किसी में नहीं बनता। तो जो मुकेश अंबानी जी की कुंडली है वृश्चिक लगन, उसमें लगन में शनि बैठे हैं, 2nd हाउस में चंद्रमा, 6ठे घर में सूर्य, बुध, शुक्र और केतु, 7th हाउस में मंगल, 10वें घर में बृहस्पति और 12वें घर में राहु। मैं आपको बता दूं कि इससे भी बढ़िया कुंडलियां बहुत मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की होंगी, बट वो उस अचीव को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वो धीरू भाई अंबानी जी के घर में पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने तो अपनी प्रॉपर्टी दोनों बच्चों में बांटी ना, वो उनके अपने थे। एक मनुष्य अपने जीवन में बहुत कुछ पैदा कर लेता है, लेकिन एक व्यक्ति अपने कर्मों से वो उस घर में जन्म लेके सब कुछ पा भी लेता है। तो ये दोनों बच्चों ने जन्म के साथ, अच्छे कर्मों के साथ ये सब चीजें पा ली। अब इस जन्म में कर्मों का और डिसीजन का बहुत बड़ा रोल प्ले है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले मुकेश अंबानी जी की, तो इनकी कुंडली स्ट्रांग तो है ही। इनके तीसरे घर के जो मालिक हैं, यानी कि जो भाई देखे जाते हैं, भाई बहन देखे जाते हैं ना, वो तीसरे घर से देखे जाते हैं। तीसरे घर का जो मालिक है वो शनि है, और शनि तीसरे घर के मालिक होकर के अपने से एकादेश बैठे हैं। ओके। तो इनको अपने भाई से प्यार है, इनको अपने भाई से अटैचमेंट है, वो जीवन के अंत तक रहेगी। क्योंकि शनि भी अपने स्टार्टिंग में देखा जाए अपने भाइयों की सारी प्रॉपर्टियां छीन ली थी, शनि जी के जो रियल ब्रदर थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपने भाइयों को बहुत सपोर्ट भी किया। जब जिद करोगे
तो बर्बाद भी कर देंगे, लेकिन सरेंडर रहोगे ना तो आपकी सोच से भी ज्यादा आपको दे देंगे। जो रियल शनि जी की स्टोरी है वो शायद यहां बहुत मैच करेगी। अपने से एकादश भाव होता है प्रॉफिट का। एक्चुअली तो ये बताऊं कि अनिल अंबानी जी को अपने भाई से कभी अलग होना ही नहीं चाहिए था। अगर ये मुझे मिले होते ना इस नॉलेज के साथ, तो मैं इनको कभी सजेशन नहीं देता, अलग नहीं होने देता। और मेरी बात, अगर वो मेरे साथ 1 घंटे बैठ जाते तो अपने भाई से कभी अलग नहीं होते, क्योंकि तीसरे घर में अनिल अंबानी जी के केतु बैठे हुए हैं और बड़े भाई के घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं। ये अनिल अंबानी जी की कुंडली में भी योग है कि इनका जो भाई होगा वो इतिहास रचेगा, क्योंकि बृहस्पति बड़े भाइयों का, चाचा ताऊओं का घर हो गया। और तीसरा घर से भाई बहन देखे जाते हैं। तीसरे घर में केतु भाई की मृत्यु भी देता है, भाई को बीमारी भी देता है, किडनी की प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम या पाइल्स की प्रॉब्लम, ये केतु सर्जरी करा देता है। तीसरे घर का केतु कभी अच्छा नहीं होता। ऐसे भाई बहुत बार मैंने कुंडलियां देखी हैं कि ऐसे व्यक्ति जिसका केतु शनि तीसरे घर में बैठा हो, भाई की डेथ भी हो जाती है या भाई हो ही नहीं पाता, उसके बाद कभी कोई भाई नहीं होता। तो देखो अनिल अंबानी जी के बाद कोई और बच्चा नहीं हुआ, उन्होंने ट्राई भी किया होगा तो और बच्चा क्योंकि होने नहीं देता। अब बड़ा भाई क्योंकि बृहस्पति था, प्रोटेक्ट था, तो उनके लगन में शनि बैठा हुआ है, तो उनका शनि भी, मुकेश अंबानी जी का भी शनि को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ये भविष्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती थी जब इन दोनों में अलगाव होता, बट अलगाव की वजह कभी भी मुकेश अंबानी जी नहीं रहे होंगे। कभी भी, भले ही पूरी दुनिया इस बात को लिख के दे दे, फिर मैं तब भी नहीं मानूंगा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी नहीं है ऐसी। जब तक कि कोई उनसे दूर ना जाए वो किसी को दूर नहीं कर सकते। जो मकर लगन है होते हैं, अनिल अंबानी जी की मकर लगन कुंडली है, उनके तीसरे घर में केतु, 5वें घर में सूर्य बुध चंद्रमा, 7वें घर में मंगल नीच राशि में बैठे, 7 में वीनस बैठे हैं जो पत्नी का घर होता है, भाग्य के घर में राहु, और प्रॉफिट हाउस में गुरु और शनि 12वें घर में बैठे हैं। 12वें घर के शनि कारक होते हैं। मकर लग्नेश अपने से 12वें बैठे हैं, धनेश अपने से 12वें, अपने से 11वें, लेकिन वो लॉस का घर है कि व्यक्ति एक बार बहुत ऊपर जाके बिल्कुल जीरो हो जाता है, फिर अगर एक बार वो उठना शुरू कर दे तो एक अच्छा लेवल वो बना सकता है। जो अभी शायद हो रहा है उनके साथ, थोड़ा थोड़ा वो उठ रहे हैं। अब वो उठ रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको अपने ज्योतिषीय अच्छी जानकारी अर्जित करनी पड़ेगी। अब देखिए कि इन दोनों भाई एक पिता के घर से अलग हुए करीबन, जब मेरे को थोड़ा सा याद है कि जब ये अलग हुए थे तो करीबन 75,000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी जो दोनों भाइयों में बांटी गई। ओके। कि इनके अनिल अंबानी जी के पास बिजली आ गई और दूर संचार आ गया और थोड़े से भूमि संबंधी जो प्रॉपर्टियां स्टेट्स थी वो आ गई, बड़ी बड़ी लैंड्स। अभी भी एयरपोर्ट के कुछ पास में इनकी काफ़ी अच्छी लैंड्स हैं। जो मुकेश अंबानी जी के पास थी वो रिफाइनरी आ गई या कुछ पेट्रोल आ गया, ऑयल आ गई। अब देखिए जब ये अलग कब हुए थे, ये बात होंगी करीबन मेरे ख्याल से 2005 के आसपास, 4, 5 और 6 की बातें। उस समय मनुष्य के जीवन में गोचर का और इनकी दशाओं का बहुत बड़ा रोल प्ले था। उस समय मुकेश अंबानी जी के ऊपर बृहस्पति के अंदर गुरु के अंतर, राहु के अंदर गुरु के अंतर दशा थी, और अनिल अंबानी जी के ऊपर गुरु के अंदर केतु के अंतर दशा थी। तो गुरु में केतु, अब मुकेश अंबानी जी का राहु में गुरु, ये जब अलग हो रहे हैं तो ये ग्रह मुकेश अंबानी जी के लिए तो फेवर में जा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति धन के मालिक हैं, बृहस्पति डिसीजन के मालिक हैं, और उनके बृहस्पति कर्म स्थान में बैठे हैं। स्टेटस, ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य भोग, प्रतिष्ठा, फेम, अपॉर्चुनिटी, चारों दिशाओं में राज करना, उनके लिए अच्छा निर्णय हो रहा है। लेकिन अनिल अंबानी जी के लिए बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर उस समय गुरु के अंदर केतु की अंतर्दशा थी। इसको चंडाल कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। यानी कि लोगों ने, किसी इनके सलाहकार ने इनकी बुद्धि को ऐसे भ्रष्ट कर दिया, ऐसे इनको शायद बूस्ट किया होगा, अरे आप अलग हो जाओ, आप तो ये कर दोगे, आप वो और ऐसा कुछ समय। देखिए अभी अगर हम बच्चों को ना, आप देखते हो कि बच्चे ना नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं।
पॉजिटिव चीज़ों को सीखने में समय लगता है। आप पढ़ने के लिए बोलोगे ना, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, लेकिन बाहर की चीज़ें, कोई भी गाली होगी, कोई भी चीज़ें नेगेटिव होंगी, बहुत जल्दी सीख के आ जाएंगे। गेम खेलना बहुत जल्दी सीख जाता, हाँ। सब कुछ। आप बीमार हो, पेट में दर्द है, आपने एलोपैथी खाई, राहत मिल जाएगी, लेकिन आयुर्वेद अभी शुरू करोगे ना, एकदम से ठीक नहीं होगा। लेकिन इन दोनों का रोल क्या है कि एलोपैथी आपको रिलीफ तो दे दिया, लेकिन इसने आपकी किडनी पे नेगेटिव इंपैक्ट डाल दिया। लेकिन आयुर्वेदिक आपकी पूरी बॉडी को फ्रेंडली बना रहा है। पहले पूरी बॉडी को फ्रेंडली बना रहा है, फिर पूरी बॉडी में पॉजिटिव एक्टिविटीज कर रहा है कि कहां पर कैसे आपको बेनिफिट दिया जाए। हर जगह काम करता है। तो आयुर्वेदिक स्लो काम करता है, लेकिन पूरे जीवन बेनिफिट देता है। तो ऐसे शुभ ग्रह हैं, अच्छाई धीरे धीरे लॉन्ग लास्टिंग फल देती है। जैसे राहु केतु आएंगे, एकदम से आक्रामक हो जाएंगे। जो सॉफ्ट ग्रह हैं वो आएंगे धीरे धीरे, पहले आपके पापों से आपको मुक्ति दिलाएंगे, अच्छा रास्ता दिखाएंगे, अच्छे स्टेप डलवाएंगे, फिर तरक्की देना शुरू करते हैं। तो जब इनके ऊपर केतु आया तो उसके बाद इनको ये दिखाया एक बार को कि सही डिसीजन हुआ। अनिल अंबानी जी देखो 2005 में 6 में तब केतु था, उसके बाद केतु में शुक्र की अंतर से 6 से लेकर के 9 के बीच में बहुत अच्छा इनका टाइम रहा होगा। बहुत तेजी से, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 बहुत अच्छी अचीवमेंट्स, कभी नंबर 1, कभी नंबर 2, कभी थर्ड नंबर, कभी टॉप 10 पे भी आए, कभी मुकेश अंबानी जी से भी आगे निकल गए। ऐसा था ना, ऐसे इनका ग्राफ चल रहा था। लेकिन जब इनके ऊपर 2012 में गुरु में राहु आया तो इनको नीचे की तरफ ऐसे ऐसे डिसीजन 2012 से लेकर के 2014 के बीच में इनसे ऐसे ऐसे डिसीजन दिलवाए जिसका शायद वो आज जब अकेले बैठते होंगे ना तो पछतावा होता होगा कि ये मेरे से गलती हुई। बट ये समय चक्र है, वापस तो आ नहीं सकता। तो कुणाल जी, उस टाइम इंसान क्या करे? कुछ जब समय ऐसा चल रहा है, और कहते हैं ना जब ऐसा समय होता है सबसे पहले विवेक मर जाता है, तो आप डिसीजन ही ऐसे लेते हो, तो उस टाइम इंसान क्या करे? क्या मतलब कोई है सोल्यूशन उस टाइम? हाँ, सॉल्यूशन है कि ऐसे समय में देखो, मैं यही कहूँगा कि पहले तो व्यक्ति को ना ऐसी सलाहें कि आपको, क्योंकि जब खराब समय होता है ना, सही एस्ट्रोलॉजर भी नहीं मिल पाता, और समय बढ़िया होता है तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर घर बैठे आपके घर पे आ जाता है। तो उस समय कम से कम 10 लोगों से सलाह लो। एक कंसल्टेंसी तो खराब जाएगी। आपने एस्ट्रोलॉजिकल सलाह ली 10 लोगों से, अब उन 10 लोगों की चीजें आपस में मैच करो, और किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके अपने बारे में मत बताओ, अपनी चीजें मत बताओ। ये मत बताओ उसने क्या बताया, इसने क्या बताया। आप सुनो और फिर आप अपनी पर्सनैलिटी का आकलन करो, फिर अपनी चीज़ों का आकलन करो, फिर उनको आपस में कंबाइन कैलकुलेट करो और देखो किसकी बातें आपस में ज़्यादा मैच करती है, फिर वो डिसीजन लो जो ज़्यादा मैच करती हैं। भाई एक ने बोला हाँ, एक ने बोला ना, तो 10 में से 6 ने बोला अलग हो जाओ और 4 ने बोला मत हो, तो आप अलग हो जाओ। लेकिन अगर 6 बोलते हैं कि, या 5 भी बोलते हैं ना कि अलग मत हो, तो उस निर्णय को उसी समय छोड़ दो, भगवान के ऊपर छोड़ दो कि अब भगवान तेरी मर्जी, मैंने तो डिसीजन लिया था लेकिन 50-50 है, अब मेरे को अलग नहीं होना। क्या इनकी कुंडलियां देख के आप इनकी वाइफ्स का भी कोई कनेक्शन या रोल निकाल सकते हो? हाँ, इनकी वाइफों का इनके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले है, बहुत बड़ा रोल प्ले। देखो दोनों के 7th हाउस में मंगल बैठे हैं। अब एक की जन्म कुंडली में, मुकेश अंबानी जी की कुंडली में मंगल शुक्र राशि में बैठे हैं, और मुकेश अनिल अंबानी जी की कुंडली में कर्क राशि में बैठे हैं मंगल। तो कर्क राशि में मंगल नीच के हो गए। अच्छा। साथ में वीनस बैठे हैं। अब वीनस हो गया लग्जरी, वीनस हो गया फेम, तो सुंदरता। तो इनको किससे प्यार हुआ? टीना मुनीम से, जो कि फिल्मों में उस समय सक्रिय थी। इनको प्यार हो गया। प्यार होने के बाद शादी करने के लिए उन्होंने अपने घर पे बोला होगा। बट जो मैंने थोड़ा बहुत सुना है कि स्टार्टिंग में शादी होने में धीरू भाई अंबानी जी नहीं चाहते थे कि एक फिल्म एक्ट्रेस से उनकी शादी हो, क्योंकि उस समय देखिए वो बहुत ज़्यादा बाबू मोशाय कौन एक थे, राजेश खन्ना जी, उनके साथ उनकी बहुत सारी फिल्में थी।
और उनकी देखो हर हीरोइन का किसी न किसी के साथ कोई ना कोई अफेयर तो काउंट होता ही है कि आज जरा सा किसी के साथ घूम लो तो भी बातें बहुत बनती हैं, सच्चाई पता नहीं होती किसी को भी लेकिन बातें बहुत बनती हैं। तो ये सोच करके धीरू भाई जी चाहते थे कि जैसे उन्होंने बड़े बेटे की शादी की है, एक अच्छी उनके लिए कोई मतलब अच्छी की तो कोई परिभाषा नहीं है कि कहते हैं कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। तो उन्होंने जैसे अपने बड़े बेटे के लिए लड़की ढूंढी वो ऐसे ही कोई लड़की पढ़ी लिखी टैलेंटेड समझदार ढूंढ के लाएं। तो उनको था कि एक फिल्म लाएं, तो ऐसा था। लेकिन शादी हो गई। शादी क्यों हुई? क्योंकि उनका शुक्र 7th हाउस में बैठा था। उस समय की टॉप एक्ट्रेस होती थी। मतलब मैं भी फिल्में देखी है, मुझे भी मैं भी बहुत प्रभावित था टीना मुनीम जी से। तो उस समय उनका ये इतना प्रबल हुआ कि उसने ये शादी करा दी। लेकिन नीच का मंगल बैठा है। ऐसी परिस्थिति भी जीवन में कभी ना कभी जरूर होती है कि लगता है कि अलग हो जाए, संबंध विच्छेद भी जरूर कराता है, क्योंकि मंगल नीच का 7th हाउस में बहुत अच्छा नहीं होता, स्थितियां डेवलप कराता है। बट 7th हाउस के जो मालिक हैं चंद्रमा, वो उच्च के बैठे हैं, जिसने ये डिवोर्स नहीं होने दिया। चंद्रमा अपने से एकादेश उच्च के बैठे हैं, डिवोर्स नहीं होने दिया। हालांकि टीना मुनीम जी अपने पति के लिए आज बहुत डिवोटी हैं, बहुत प्यार करती हैं। आज चाहे वो अच्छा बुरा कुछ भी टाइम हो, देखिए ये उनकी खासियत है और मैं दिल से उनको सैल्यूट करता हूं कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी आज टीना मुनीम जी अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं। राइट। 7th हाउस में मंगल और मंगल का नीच का होना, पत्नी को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम भी हो जाती है। आजकल आपने देखा होगा कुछ लेडीज़ को काफ़ी हेल्थ इश्यूज डेवलप होते हैं, गायनिक रिलेटेड कुछ फाइबर डेवलप हो जाते हैं जो कि बाद में उनको बहुत प्रॉब्लम देते हैं। तो ये पत्नी के लिए, जो अनिल अंबानी जी की कुंडली में मंगल नीच के जो बैठे हैं, ये पत्नी के लिए बिल्कुल भी अच्छे युति नहीं है, बहुत हार्मफुल है। कई बार ये बहुत ट्रेजेडी दे देता है, बहुत मिसहैपनिंग भी दे देता है, बट ये अच्छा नहीं है किसी भी वे में। तो ये इसका इफेक्ट आज देखिए, जैसे कि हम देखते हैं कि वो पहले अभी बड़ी हेल्दी सी हो गई और बहुत ही स्ट्रेस लेकर के उनका जो फेस है, अभी मैंने जैसे कुछ उनको रील्स में या ऐसे ही देखा तो काफ़ी उनका जो मतलब अनिल अंबानी जी तो फिर भी थोड़े से एक्टिव हैं क्योंकि मकर लगन है, अभी भी खड़े होने के लिए, लड़ने के लिए। आज आप उनको सब कुछ वो निपटा देंगे ना और उनको 100 करोड़ मिलेंगे, वो फिर से 100 करोड़ से 10,000 करोड़ बनाने के लिए खड़े हो जाएंगे। ये मकर लगन की, कुंभ लगन की, वृषभ लगन की ये नेचर है, ये खासियत होती है। और भी पर ये खासियत है उनमें कि अभी भी वो खड़े हो सकते हैं। लेकिन उनका जो समय है ना, वो 2012 और 14 के डिसीजन के कारण अच्छा नहीं चल पाया। आज अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अभी आपने बड़ा अच्छा एक सवाल किया था कि अभी उनके ऊपर जो दशा चल रही है वो चल रही है शनि की महादशा। अब शनि में सूर्य है, 2025 के अगस्त के बाद इन पे चंद्रमा आएगा। 25 से 27 के बीच में मदर से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। मदर या पत्नी को मेजर हेल्थ इश्यूज प्रभावित कर सकते हैं। मतलब मैं देखो कुछ भी, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, मनुष्य हूँ, मैं जानता हूँ कि क्या हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि केवल एक मात्र ये कोशिश है कि आप ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं बोल सकते। बट उस समय इनको अपनी मदर का या अपनी वाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उस समय थोड़ी सी इनको ट्रबल आएगी। उसके बाद 27 से लेकर के अगर मैं बात करूं, 27 से लेकर के और 33 तक ये बहुत मेहनत करने वाले हैं। अच्छा। बहुत मेहनत करने वाले हैं और बहुत मेहनत करके ये अपनी एक पोजीशन बनाएंगे। और आज लिख लीजिए ये मेरी बात, 33 के बाद 17 साल ये व्यक्ति फिर से बुलंदियों को छुएगा। इनका जो बुढ़ापा है ना बहुत सुपीरियर है, क्योंकि इनकी मकर लगन कुंडली है, भाग्य के और छठे घर के मालिक मरकरी है। और मरकरी कहां पर बैठे हुए हैं? इनकी जन्म कुंडली में बुद्धि के घर में। एक एक डिसीजन इनको ऊंचाइयों देने वाला होगा। उस समय इनका व्यक्तित्व चेंज हो जाएगा, पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी, इनके मन में जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। बट उस समय भी इनको अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे। चापलूसों से दूर रहना है। चापलूस देखिए जहां भी जुड़ जाते, यही राहु केतु है, इनका अपना तो कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन उनसे डिसीजन करवा के उनको पट्टी पढ़ा के उनको बर्बाद कर दिया। अगर
मैं फिर से कहता हूं, अगर मैं होता उस समय इतनी नॉलेज जो मुझे आज है और उस समय भी होती और मैं उनका एडवाइजर होता, मैं उनको ये साबित कर देता कि अलग होते ही आपकी स्थिति यही होगी, और वो अलग नहीं होते। क्योंकि मैंने आज बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए और आज वो लोग खुश हैं। वो लोग कहते हैं कि कुणाल भैया आपका ये डिसीजन नहीं होता तो हम तो बर्बाद हो जाते। दोनों भाइयों में एकता, मैं भी अपने भाई से प्यार करता हूं, मैं चाहता हूं सब प्यार करें। अब मुकेश अंबानी जी की मैं बात करूं तो 2004 से लेकर के 7 के बीच में उनकी लिए ये सही निर्णय हुआ, लेकिन उसके बाद उन पे राहु में शनि आ गया। तो राहु में शनि 2007 से लेकर के 2007 उनके 10 उनके लिए अच्छा नहीं था। वो स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि प्रारंभिक जब ये अलग हुई थी चीजें, तो पेट्रोल एक बार को उनके जो पेट्रोल पंप है सब सील बंद हो गए थे। पेट्रोल पंप तो थे पर बंद हो गए थे, वहां पेट्रोल नहीं मिलता था। उसके बाद राहु में बुध आया 2010 से 2012 के बीच में। सद्बुद्धि मिली, डिसीजन सही लिए, माइंड पे काम करते रहे, अपनी टीम को मजबूत करते रहे, अपनी स्ट्रेटजी बनाते रहे। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई राहु में बुध के टाइम पे। उसके बाद केतु 2012 से 13 के बीच बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं था। 2013 से लेकर के 16 के बीच में राहु में शुक्र की अंतर्दशा, इनको स्टेप सीढ़ी मिल गई और ये ऐसे चढ़ने लगे कि आज देखिए उसका फल सबके सामने है। तो 2016 तक इन्होंने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया। फिर राहु में सूर्य में इनको हेल्थ इश्यूज हुआ, ये सर्जरी कराने भी गए थे। देखिए जो बीमारी है, ये जब अच्छे ग्रह की दशाएं आती हैं तो बुरे ग्रहों की दशाएं आती हैं, और जब बुरे ग्रहों की दशाएं आती हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक चीज में आपको बेनिफिट देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा नुकसान भी देंगे जो आपको पूरे जीवन भर प्रभावित करेगा। कि वो सर्जरी कराने बाहर गए थे, मतलब ये बात हालांकि सबको ओपन में नहीं है। उसके बाद इनके ऊपर 2020 के बाद शुरू हो गई बृहस्पति की दशा, और 16 साल ये इतिहास रचने के लिए खड़े हो गए। अब देखिए 2020 से लेकर के 16 साल, कितना समय हो गया? 20 से 16 36 तक हो गया, बहुत हो गया। तो ये 36 जो 36 तक इनकी तूती बोलेगी, ये ऊपर चढ़ते रहेंगे। अब बृहस्पति कहाँ के मालिक है? इनकी कुंडली में संतान भाव के मालिक हैं। 36 तक नहीं, 16 साल। तो 20 से 30, अच्छा 20 से बोल रहा, हाँ 36 तक। तो 20 से इनके ऊपर बृहस्पति की दशा चल रही है। बृहस्पति धन भाव के मालिक है और 5वां घर। अब धन सेकंड घर, धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्ज धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, स्वर्ण आदि। और 5वां घर संतान, बुद्धि, पिता के आदर्शों पे चलने वाले, अपने पिता का रोल प्ले कर रहे हैं। वो भाई को जरूरत थी तो उसको हेल्प की ना, ऐसा भी नहीं कि सब कुछ दे दिया, लेकिन जितनी जरूरत थी उतनी दी। वो भाई को ये चाहते हैं, मैं जानता हूं, वो ये चाहते हैं कि भाई अपनी मेहनत से कल को ये लोग ये ना बोले कि बड़े भाई ने एहसान किया इसलिए वो खड़ा हुआ। वो चाहते हैं, वो 24 घंटे मैं जानता हूं कि वो 24 घंटे उसके लिए तैयार है। अपने भाई के ऊपर आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि ये उनकी कुंडली बोलती है। उनकी वाइफ, उनका बेटा, उनके दोनों बेटे या उनकी बेटी, वो कुछ भी बोले, लेकिन उनका माइंड क्योर है। उनके माइंड में है कि मुझे क्या डिसीजन लेने हैं। तो ऐसी उनकी स्थिति है कि बुद्धि और संतान, उनकी देखो संतानें भी अपग्रेड हो रही हैं। बेटे की दोनों की शादी हो गई, दोनों के एक के बच्चा हो गया, बेटी के भी जुड़वा बच्चे हो गए, दूसरे बेटे की भी शादी। तो ये उसका भी टाइम चल रहा है। और ये पिता के आदर्श, और बच्चे भी पिता के आदर्शों पे, जो इनको अपने बच्चों से प्यार मिलेगा, जो इनकी सबसे बड़ी, आपको पता है कि इनकी तरक्की का सबसे बड़ा कारण क्या है? इनके परिवार में एकजुटता है। मंगल थोड़ा सा प्रभावी बनाता है। देखो कभी ना कभी आपको ये मानना पड़ेगा कि पत्नी इनकी जो है वो बहुत ही पावरफुल है, प्रभावशाली हैं। एक बार वो डिसीजन ले लेती हैं, वो पीछे नहीं हटती। तो ये इनकी, मुकेश अंबानी जी की कुंडली में ही है कि इनकी पत्नी का प्रभाव इनके ऊपर ज्यादा रहेगा। अब ये कहना तो गलत होएगा, हावी रहेंगी ये तो हम नॉर्मल क्लाइंट्स में बोल सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर प्रभाव रहेगा। यानी कि अपने जीवन में कभी भी अपनी किसी भी रूप में अपनी पत्नी की बात को नहीं काटेंगे।
चलो, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब आपने काफ़ी चीज़ें इसमें समझा दी उनकी कुंडली देख के। मुझे एक बात बताइए, एक फाइनल क्वेश्चन शायद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमारे घर में भी बहुत बोलते हैं कि नज़र लग गई, इसको नज़र लगी। नज़र लगती है सच्ची में? देखिए, नज़र तो अपनी भी लगती है। अच्छा। आपको मैं बता दूं कि जिस दिन आप अच्छे कपड़े पहन लोगे, जिस दिन आप अपने शीशे में देख के आपको लगेगा कि आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, आपको नज़र लग जाएगी। नज़र अपनी भी लग सकती है किसी की, पर नज़र बुरी नहीं होती। मैं पहले तो ये बता दूं, क्योंकि नज़र उसी को लगती है जो अच्छा है, जो सुंदर है, जो अद्भुत है। काली चीज़ों को तो लगेगी नहीं ना। तो नज़र लगती भी है और उतर जाती है। और कैसे होता है? किसी मंदिर में गए, आपने कुछ मंत्र चैंट किए, आपको नजर लगी, रात भर आप अच्छी वाइब्स के साथ मिले, अच्छी वाइब्स यानी कि अच्छे लोगों के साथ मिले, आपकी नजर खत्म भी हो जाती है। या कांच टूट जाता है, या कुछ ना कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं, तो नजर आके छू के लग के उतर जाती है। पर जो हाय होती है ना, वो नहीं उतरती, उसको उतरवाना पड़ता है। जैसे हाय क्या होती है, हम जब किसी के बारे में सोचते हैं ना, हाय राम इसने गाड़ी ले ली, हाय राम इसने ये घर भी ले लिया, हाय राम इसका पति कितना सुंदर है, हाय इसके बच्चे भी हो गए, हाय अभी तो इसकी अभी नौकरी लगी थी, इसने ये भी कर लिया, हाय ये तो तरक। तो ये जो बार बार है ना, बार बार, और ऐसे बहुत सारे हाय किसकी लगती है, जो हमारे सराउंडिंग लोग होते हैं। अब लंदन में एक फैमिली है जिनको आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूं, पर एक फैमिली तो बहुत है ना। एक फैमिली है जो बहुत रिच है, उनको हमारी हाय लगेगी? जब हम जानते ही नहीं तो हमारी हाय कैसे लगेगी? बट हाय किसको लगेगी? जो हमारे सराउंडिंग है, या हम जिनके सराउंडिंग है। कोई जब हमारी तरक्की से प्रसन्न ना हो, कोई जब हमारे बारे में जरूर से ज्यादा सोचता रहता हो, जिसको हमारी तरक्की बर्दाश्त ना होती हो, वो हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं, वो हमारे सराउंडिंग लोग भी हो सकते हैं। वो हाय अगर लग जाए तो बहुत डेंजरस होती है। वो कुछ ना कुछ विनाश करके जाती है। कि एक बड़ी शिपमेंट थी, वो रुक गई। तो इसको कैसे हम रेमेडी करें? देखिए, इसके लिए भी बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो समय समय पर करते रहना चाहिए। जैसे जब भी आप अपने घर से निकलते हैं ना, ओम श्री हनुमते नमः इस मंत्र को हमेशा जाप करके, या अपने पत्नी या अपनी सिस्टर या अपनी बेटी अगर आपके घर में है, या अपनी माता, तो उनको जय माता दी बोल के निकलें। ये जरूर कराएं। और महीने में एक बार अपने परिवार के साथ बैठ करके, संडे के दिन, किसी भी संडे के दिन, एक छोटा सा हवन कुंड आजकल बाजार में मिल जाते हैं, वो ले आए, और उसमें 108 आहुतियां या तो गायत्री मंत्र की या महामृत्युंजय मंत्र की डालें। ओके। किसी पंडित को बुलाने की आवश्यकता नहीं, एक छोटा सा हवन कुंड ले आए, पहले थोड़ा सा अपने भगवान ईश देव गुरु का ध्यान करें, और उसके बाद ओम भू, सबसे इजी मंत्र जो आपको आते हैं उनकी 108 आहुतियां उसमें छोटी छोटी डाल दें। महीने में एक बार करें। देवताओं का हविष जा रहा है, वो रिटर्न बैक आपके जो हाय है, जो नजर है, जो परेशानियां हैं ना, वो सब, ये सबका उपाय है, और बड़ा प्यारा उपाय है। और कोशिश करें कि जो सामग्री है ना, उसको अलग अलग चीजें ला करके अपने हाथ से बनाएं, ताकि वो शुद्ध सामग्री हो, देसी घी के साथ मिक्स करके उसको। तो ये करें। उसके बाद एक लास्ट, जब ये 108 मंत्र करने के बाद 9 मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ये 9 आहुतियां आपने इस मंत्र को बोल के डालनी है। कितनी मर्जी नजर हो, वो तो उतरेगी, हाय तो उतरेगी। फिर आप अगले 1 महीने के लिए क्योर भी रहोगे। अगले महीने फिर कर लो, 2-3 महीने में एक बार कर लो। तो आपको किसी बाहर से किसी को नजर उतरवाने के लिए, हालांकि देखो हमारी माताएं बहनें बहुत सारी ऐसी विधियों को सीख चुकी हैं कि वो नमक वारना, मिर्ची वाला या नींबू वाला गेट, बट ये इनसे बहुत इफेक्टिव उपाय है जो मैंने आपको दिया है, जो 100% काम करता है। देखिए, इस मंत्र में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, महाकाली, महाशक्ति, इसमें नव दुर्गा का स्वरूप समाया है।
उसकी 10 विद्याओं का, उसके 10 रूपों का रूप समाया है। तो इससे बड़ा मंत्र कोई हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच कुणाल जी, आपने काफ़ी आई थिंक हमारी दुविधाओं का कहते हैं ना सोल्यूशन दिया है। एंड मुझे सोल्यूशन ओरिएंटेड चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, अगर किसी को सोल्यूशन मिल जाए। एक आखिरी में आपसे क्विक रैपिड फायर करना चाहती हूँ बिफोर हम अपनी ऑडियंस को इस पॉडकास्ट का अंत करें। तो क्विकली मैं आपसे पूछती हूँ, आपके लिए क्या बहुत पावरफुल है, एस्ट्रोलॉजी या वास्तु? एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी पेड़ की जड़ है। ओके आप हॉरोस्कोप मैचिंग में बिलीव करते हो या न्यूमरोलॉजी नंबर मैचिंग में? नहीं, हॉरोस्कोप में। हॉरोस्कोप। मार्स 7वें घर में या शनि सैटर्न 10वें घर में, क्या ज्यादा टफ हो सकता है? देखिए, मंगल का 7th हाउस में ये थोड़ा टफ, शनि तो 10वें घर में राजयोग कारक है। अच्छा, तो मंगल इज टफर। हाँ। ओके। करियर में गाइडेंस या रिलेशनशिप में एडवाइस, आपको सबसे ज्यादा क्या? पहले रिलेशनशिप अच्छी होएगी तो करियर आपका अपने आप ब्राइट होता चला जाएगा। सन साइन मून साइन क्या बेटर डिफाइन करता है? सन साइन। ओके। मेडिटेशन या मैनिफेस्टेशन, आपके लिए क्या बेटर है? मेडिटेशन, आई बिलीव मेडिटेशन। नॉर्थ ईस्ट या साउथ वेस्ट वास्तु जोन, किसको सबसे पहले फिक्स करना चाहिए? देखो, सबसे दोनों का बड़ा रोल है। एक पूजनीय है, एक सबसे पावरफुल है, एक सबसे नेगेटिव है। नेगेटिव खराब होएगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, और पॉजिटिव अच्छा है तो भी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बृहस्पति और पुण्य आत्माओं का, पुण्य देवों का वास है, और साउथ वेस्ट में राहु केतु राक्षसों का वास है। लेकिन अगर मैं पॉइंट ज्यादा दूं तो 25% हमारे पूरे घर में नॉर्थ ईस्ट काउंट करता है, साउथ वेस्ट 5% काउंट करता है। ओके। कर्मा या लक, आपको क्या लगता है आई रोल? बिलीव ओनली कर्मा। ओनली कर्मा। जेमस्टोन, क्योंकि आप इसका भी पूछ सकती हो कि कर्मा के पुत्र का ही नाम लक है, भाग्य है। भाग्य कर्मा के बड़े पुत्र का नाम है। तो कर्म अगर पैदा ही नहीं होएगा तो भाग्य का जन्म कैसे होएगा? बिल्कुल। जेमस्टोन या दूसरी रेमेडीज, क्या सबसे पावरफुल अगर रेमेडी पे जाना है तो आपको अपने ऋणों, जो पूर्व जन्म के पाप कर्म है, उनसे उत्पन्न हुए ऋणों से अपने आप को मुक्ति दिलानी है। और उसके बाद सबसे अच्छे रिजल्ट देने वाला अगर कोई सॉल्यूशन है ना, तो स्टोन्स है। अच्छा। क्योंकि स्टोन्स बहुत तेजी से और पूरे जीवन भर, अगर सही समय पर सही गाइडेंस के साथ सही तरीके से रत्न पहन लिया जाए, तो आपकी किस्मत को बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। किताबें या सितारे, क्या है ग्रेटेस्ट टीचर? देखो, सितारों के बारे में ज्ञान आपको किताबों से ही मिलेगा। तो किताब में से ही शुरू करते हैं। हाँ जी। ठीक है। बर्थ चार्ट या पाम रीडिंग? देखिए, बर्थ चार्ट एक बेसिक चीज है। ट्रस्ट आप किसको ज्यादा करते हैं? बेसिक, यानी कि बर्थ चार्ट पर, क्योंकि इसकी मैंने सबको स्टडी किया, लेकिन बाद में यही पाया कि जो बर्थ चार्ट है वही उसके लिए। मैं अभी ब्रह्मांड के बारे में आपको बताने लग जाऊं, आप मेरे पास अपनी कुंडली दिखाने आए हो और मैं ब्रह्मांड की बातें करने लग जाऊं, आपको उस ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं है। आप यही कहोगे कि कुणाल जी पहले मेरा चीजें ठीक करो। तो बर्थ चार्ट हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है। इंट्यूशन या नॉलेज, आपका सीक्रेट वेपन क्या है जब आप कंसल्टेशंस करते हो? ये दोनों चीजें हैं। देखिए, नॉलेज तो मैंने करीबन 15 साल पढ़ने के बाद ही मैंने इसको तब लागू किया अपने जीवन में जब मैंने पाया कि हाँ, ये काम करती है। पर जब काम करने लगी तो मैंने ये भी पाया कि मुझे बहुत जल्दी इंट्यूशन हो जाती है। कोई मेरे सामने 10 मिनट बैठता, मुझे समझ आता है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, वो भले ही कुंडली भी ना देखूं। एक्सपीरियंस से भी आता है। हाँ, तो ये इंट्यूशन समय आने पर काम करती है, बट वो इंट्यूशन को आप कैसे अपनी ताकत बनाते हो, अपना हथियार बनाते हो, ये ज्ञान तो पहले होना चाहिए ना आपको। ग्रेट, थैंक यू कुणाल जी। आई होप आपको इस पॉडकास्ट में मजा आया हो, क्योंकि मुझे तो बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया, और दोबारा मौका मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि ये हमारा कोई पहला पॉडकास्ट है। ये तो मैं पक्का अपनी ऑडियंस पे छोड़ती हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हम कुणाल जी को दोबारा बुलाएं और इस बार हम वास्तु रेमेडीज पे बात कर सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखिएगा। आप जितना पार्ट 2 लिखेंगे उतनी फटाफट से हम कुणाल जी को वापस इस पॉडकास्ट पे बुलाएंगे। मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इसको जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं करिए, क्योंकि समस्याएं सबकी जिंदगी में आती हैं, फेजेस हर एक की लाइफ में आते हैं, और अगर उस समस्या को डील करने की शक्ति हम में आ जाए तो फिर वो समय बहुत ही आराम से कट जाता है। तो ये आप लोगों के साथ शेयर कीजिए इसको। अगर आपको पसंद आया पॉडकास्ट तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसा ज्ञान आप तक नहीं पहुंच सकता। इस पॉडकास्ट को देखते रहिए और हम हर हफ्ते आपके पास एक अच्छे, एक नए और एक ऐसे टॉपिक को लेकर आएंगे, एक ऐसे गेस्ट को लेकर आएंगे जो आपकी नॉलेज को और तेजी से बढ़ाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ऑन समझे क्या।